मुझे लगता है इस रिकॉर्डिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो उन बच्चों के लिए ज्यादा मतलब आप कर रहे हो जो थोड़ा सा अनगाइडेड है, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है और फर्स्ट टाइम इंटरव्यू अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और पीएचडी करना है, उनको मन बना चुके हैं लाइक दैट। और यस सर, जिनके यस पास सर, गाइडेंस है तो उनको तो बहुत ज्यादा जरूरत होती ही नहीं, उनका गोल पहले से डिसाइड रहता है, सब कुछ डिसाइड रहता है ना। यस सर, यस ठीक है सर। ठीक है सर तो थोड़ा सा नर्वसनेस टाइप पे हो रहा है। आप तो डेली बच्चों का क्लास लेते हैं, हम तो अरे नहीं देखो, जैसे अभी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम मतलब अब तुम मेरे बॉस हो इस समय, है ना। इंटरव्यू मेरा हो रहा है तुम्हारा नहीं। नहीं सर, तो एक्चुअली नर्वस नहीं होने का। एक्चुअली सर स्टूडेंट का तो हम कर लेते हैं, पहली बार किसी फैकल्टी से ऐसे कर रहे हैं ना। आज तक फैकल्टी हमारा इंटरव्यू नहीं लेते जा रहा है, आज हम पहली बार फैकल्टी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उल्टा हो रहा है ना। मेनली मेनली क्या है कि जो मेन मतलब जो क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चन पे उसके अबाउट अगर बात करते रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस सर, यस लेकिन सर। जैसे सोच के डायरेक्टली कुछ पूछना चाहोगे तो आपको हंसी आ जाएगी, फिर सोचोगे, हेजिटेशन फील करोगे, इसको पूछूं या ना पूछूं, ऐसा कुछ फील होता रहेगा, है ना। यस यस लेकिन हाँ, जो भी, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मर्जी तुम्हारे क्वेश्चन जो आता रहेगा अपना पूछते रहना, है ना। यस सर। इसलिए मैंने थोड़ा सा शुरू में कुछ हमने बात कर लिया कि थोड़ा मैं नॉर्मलाइज हो जाऊं कि आराम से पूछ सकूं। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं ओके। कोई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिकालिका मैथ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि हम पीएचडी में क्या प्रिपेयर करके जाएं कि हमारा एडमिशन हो। एक कंक्लूजन है इस कन्वर्सेशन का, और मेन हम वो पॉइंट्स पे बात करेंगे कि जैसे बहुतों का हम कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाएं। बहुतों का कोई इंटेंशन ही नहीं होता है, जस्ट बीएससी एमएससी पढ़ लिया, अब उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम आगे क्या प्रिपेयर करके जाएं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के प्रोफेसर राम किशोर, और इनका मैंने यहाँ पे लिंक खुला हुआ है, आप जाके शिवराज के वेबसाइट पे भी इनका इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हैं। इनका जो रिसर्च एरिया है, स्पेशलाइजेशन है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स, डायनेमिकल सिस्टम, नॉन लीनियर डायनेमिक्स एंड क्यूस एंड मिशन डिजाइन से, ठीक है। यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन मेंशन है। और सर का अगर मैं उपलब्धियों के बारे में बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि सर का केवल सर के पर्सनालिटी के एक्सप्लेनेशन में मेरे को 10 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं ज़्यादा ना बताते हुए सर का एक मेन चीज़ बता दे रहा हूँ। सर लाइफ मेंबर हैं इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के, रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी के, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के, एंड आईयूसीए के वो विजिटिंग एसोसिएट भी हैं, एसोसिएट कमेटी की मेंबर भी है वो स्पेस रिसर्च के। तो आप देख सकते हैं सर के जो मेंबरशिप है, और भी सारे चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व है सर। सर का रिसर्च पेपर भी बहुत सारे हैं, इन चीज़ों आप पब्लिकेशन भी देख सकते हैं। सर को साइंस कांग्रेस में बेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए भी अवार्ड मिला हुआ है। तो बहुत सारे इस टाइप के सर के पास उपलब्धियां हैं। तो अब हम सर से थोड़ा सा कुछ जानकारी लेते हैं कि किस टाइप से हम प्रिपरेशन करें, या रिसर्च के लिए हम कैसे अपना माइंडसेट करें ताकि हम आगे बढ़ सके। बहुतों का होता है कि बहुत डेडिकेटेड रिसर्च करना चाहते हैं, पूरा रिसर्च की तरफ डेडिकेटेड रहते हैं, बट उनको एक स्टार्टअप या यूँ कह लीजिए कि शुरुआत नहीं मिल पाता कि हम शुरू कैसे करें। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए मैं रिसर्च के लिए बहुत डेडिकेटेड हूँ कि मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि शुरुआत करने के लिए तो कहीं ना कहीं एडमिशन लेना होगा। और फिलहाल में यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि हम एडमिशन कैसे लें, ठीक है। तो एडमिशन के लिए सब कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहा है, सब कुछ करके जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि उनका इंटेंशन नहीं है पीएचडी में एडमिशन का, बट उनको ट्रिक पता है, वो उसको पढ़ के चले गए। और जो रियली चाहता है रिसर्च में जाना, क्योंकि जो रियली रिसर्च में जाते हैं उनका एक टॉपिक पे तो बहुत अच्छा कमांड होता है, बट आप मान लीजिए नेट जा रहे का क्वेश्चन उठा के पूछ दीजिए, या सिंपल क्वेश्चन वैसे पूछ दे तो शायद ना बता पाएंगे, लेकिन रिसर्च में बहुत अच्छे से बता पाएंगे। ये भी बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम है, तो हम ऐसे एक एक टॉपिक पे सर से बात करेंगे। तो सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि एक प्रोफेसर का एक स्कॉलर से क्या एक्सपेक्टेशन रहता है। मतलब जैसे बच्चे इंटरव्यू में जाते हैं तो वो एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि आपसे सर ने क्या क्वेश्चन पूछा, आपसे क्या पूछा। और रियली में ऐसा नहीं होता है कि सर ने जो क्वेश्चन इंटरव्यू पैनल में जो क्वेश्चन एक पर्सन से पूछा गया वहीं दूसरे से भी पूछा जाए। एट द टाइम उस फैकल्टी को भी नहीं पता कि वो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आपने जो पीएचडी एस्पिरेंट होते हैं जो अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने इंट्रोडक्शन में वो क्या बोले उसके बेस पे अगला जो वहाँ प्रोफेसर लोग इंटरव्यू पैनल में बैठे रहते हैं वो पूछते हैं। लेकिन फिर भी अंदर से हेजिटेशन रहता है कि हम क्या करके जाएं कि हमारा मतलब एडमिशन कंफर्म होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। तो सर वही मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ प्रोफेसर फ्रॉम अ पीएचडी एस्पिरेंट। जी जी। तो देखिए, किसी भी स्टूडेंट को जब भी सपोज करो उनका इंटेंशन है कि वो रिसर्च में आना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, तो एक जो है प्री टारगेट वो डिसाइड करके रखते हैं स्टूडेंट अपने माइंड में कि सपोज करो वो किसी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं,
तो सबसे पहले उनके माइंड में ये रहता है कि हाँ, हमको इस सब्जेक्ट में रिसर्च करना है, पर्टिकुलरली कुछ सब्जेक्ट वो अपना लिस्ट बना लेते हैं प्रेफरेंस वाइज, ठीक है। तो सबसे पहला काम, और जो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनका मेन इंटेंशन होता है स्टूडेंट्स की बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है, उनमें से कुछ स्टूडेंट को उनको सेलेक्ट करना होता है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, एक तो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ जो रिसर्च वहां पे अवेलेबल है, जो रिसर्च एरियाज अवेलेबल है जिसमें रिसर्च कराया जाएगा। जरूरी नहीं कि वो स्टूडेंट जिस फील्ड को प्रीफर कर रहा है वहां उस फील्ड का फैकल्टी भी अवेलेबल हो रिसर्च कराने के लिए। तो मैं तो ये कहूंगा अगर स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जा रहा है इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहला काम वो जाने कि इस इंस्टीट्यूट में कौन सा रिसर्च एरिया अवेलेबल है, उसमें कौन से रिसर्च एरिया में रिसर्च होता है, फैकल्टी अवेलेबल है। बट उसके बाद उसमें वो लिस्ट बनाए तो ज्यादा बेटर होगा। कि सपोज करो कि 4-5 एरिया है, सपोज करो अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कोई अप्लाइड का फील्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना लिस्ट बना सकता है, ठीक है। अब दूसरा चीज और है कि हाँ, अब स्टूडेंट के दो दो उनके व्यू होते हैं, एक तो प्योर मैथमेटिक्स की तरफ उनका झुकाव होता है, दूसरा अप्लाइड की तरफ होता है। तो वहां पे क्या होता है कि कभी कभी जहां जा रहे हैं वहां अप्लाइड का सपोज करो सीट वैकेंट है या ज्यादा है, या अप्लाइड का जो फैकल्टी है उसको लेना है पीएचडी स्टूडेंट, ये सब चीजें स्टूडेंट को तो पता नहीं होती है। तो वो क्या करेगा, अपना व्यू ढूंढेगा कि हमें अप्लाइड में काम कराना है, तो स्टूडेंट को कंप्यूटेशन से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्या चीजें ज्यादा आ रही है, ठीक है। दूसरा, अगर सब कुछ करो प्योर वाला लेने वाला है, प्योर के जो फैकल्टी है वो लेना चाहे स्कॉलर को, तो अपने तरीके से देखते हैं कि इसका लॉजिक कितना क्लियर है, इसका बेस कितना क्लियर है किसी भी फील्ड का, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जोन बनता है। लेकिन कॉमन तरीके से अगर इंटरव्यू, तो हमें अगर 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट आगे सबका लेना है, तो एक बेसिक क्वेश्चन तो सबके सामने आने ही आने हैं। लेकिन जिसके बेस पे सिलेक्शन होगा वो ये डिपेंड करता है कि वहां पे रिसर्च एरिया कौन सा अवेलेबल है और किस फैकल्टी को लेना है। वो आराम से अपना बैठ के वो सबको ऑब्जर्व करता रहता है, हाँ, अगर वो बेसिक क्वेश्चन सपोज करो बेसिक क्लियर हो गया, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म कर दिया है ना, अब उसमें से एक को सेलेक्ट करना है, तब उसका क्वेश्चन आएगा जिसको लेना है, एक्चुअली जिसको लेना है कि हाँ, अब हमें इसको बेसिक तक तो दोनों फाइट करके आ गए हैं, अब वहां से उनको डाइवर्ट कराना है कि हाँ, इसको अप्लाइड की तरफ ले जाना है या प्योर की तरफ ले जाना है। इसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन के क्राइटेरिया और वो सारे स्टूडेंट को देखने के बाद ही डिसाइड होते हैं और कि हमें कौन सा लेना। बेसिकली अगर कोई फैकल्टी है उनको स्कॉलर लेना है तो वो ऑलरेडी वो साइलेंट तरीके से ऑब्जर्व करते रहते हैं और अपने क्वेश्चन भी बीच बीच में डालते रहते हैं। तो स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर, हर इंस्टीट्यूट का उनका नजरिया अलग अलग होना चाहिए कि वहां पे कौन सा रिसर्च एरिया का जो फैकल्टी है वो अवेलेबल है, उनकी प्रोफाइल देख लीजिए साइट से, फिर कोशिश ये करिए कि उसमें आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे तो ज्यादा सक्सेस रहेंगे, क्योंकि वही फैकल्टी बैठ के आपका इंटरव्यू करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट बना के जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और उसमें प्री डिसाइडेड ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम अप्लाइड के हैं तो प्योर में कैसे मेरा सिलेक्शन होगा या प्योर के हैं तो अप्लाइड में कैसे होगा, ये सारी चीजें माइंड से निकाल देनी चाहिए। तो सर बेसिकली कंक्लूजन इसका ये है कि रिसर्च से पहले का रिसर्च में जाना चाह रहे हैं तो उससे पहले का कुछ रिसर्च करिए, जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर जहां भी आप जाना चाह रहे हैं तो किस किस एरिया में है उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइए। अब मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहां मान लीजिए प्योर में रिसर्च ही नहीं होता और आप प्योर प्रिपेयर करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका वहां सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। इस पर मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, मैं लगभग 3-4 साल से इंटरव्यू में बैठ रहा हूँ पीएचडी के। हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में अभी 2 साल पहले तक ग्रुप थ्योरी अलजेब्रा में रिसर्च का एरिया ही नहीं अवेलेबल था, तो वहां पे बच्चे ज्यादातर ग्रुप अलजेब्रा को बहुत ज्यादा वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अपना बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इंटरव्यू में। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आए, इधर केरला से और IIT दिल्ली और कहाँ कहाँ से आए बच्चे, बट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम उनका इंटरव्यू तो करेंगे, हम ये नहीं शो करेंगे कि हमारे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो कोर्स अगर डिपार्टमेंट में चल रहा है तो उस पर क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, बहुत इजीली पूछे जा सकते हैं, और इंटरव्यू लेने वाले के लिए तो बहुत आसान होता है क्वेश्चन डालना। देन अब हमारे पास वो एरिया अवेलेबल नहीं है तो स्टूडेंट को तो मतलब इंटरव्यू पैनल की तरफ से ये पहले से कि इसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करो, स्टूडेंट का व्यू जानो क्या वो अप्लाइड में आ सकता है या जो एरिया अवेलेबल है उसमें आ सकता है क्या। है कि शायद प्रिपेयर करके आया है बट यहाँ पे अगर उसका अप्लाइड में भी परफॉर्मेंस अच्छा है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी।
जी। दूसरा एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है, देखो जो स्टूडेंट अप्लाइड, जो प्योर में बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो अप्लाइड में भी कर सकता है बहुत अच्छा, बट उसमें क्या होता है, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है अप्लाइड में। यस। अगर जिसने प्योर मैथमेटिक्स उसको एनालाइज करना आ गया, लॉजिक लगाना आ गया, तो अप्लाइड में क्या है, आपको अप्लाइड में थोड़ा सा कंप्यूटेशन आपको अपने हाथ में सीखना है, उसके बाद तो सब ओके हो जाएगा। यस। सर एक चीज और क्वेश्चन था कि जैसे बहुत सारे बच्चे एमएससी में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, मोस्टली इंस्टीट्यूट में हैं ही, तो क्या इससे कुछ बेनिफिट आगे मिलता है? जैसे अगर पीएचडी में जा रहे हैं तो वो एमएससी का जो प्रोजेक्ट है तो उसी को पार्टिकुलरली प्रिपेयर करके जाएं कि हम इसी टॉपिक में आगे करना चाहते हैं, या उसका कुछ होता है कि नहीं, फैकल्टी अभी पूछ सकता है, अगर आपने अलग सब्जेक्ट बताया तो पूछ सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट तो एमएससी में इस चीज में किया था बट अभी आप कुछ और बता रहे हैं, तो ये कहीं निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डालता है कि अगर अगर वो चेंज करता है अपना एमएससी प्रोजेक्ट के नहीं, अकॉर्डिंग? देखिए, इनका जो एमएससी का जो डिसर्टेशन होता है, जो उनका प्रोजेक्ट होता है, वो दोनों तरीके से लिया जा सकता है। सपोज करो कि जिस टॉपिक पे उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, किया है डिसर्टेशन में, उस फील्ड का फैकल्टी वहां अवेलेबल है और उसको स्टूडेंट चाहिए, तब तो उसके लिए तो वो सोने पे सुहागा हो गया कि हाँ, उस फील्ड में उसने कुछ किया है, कुछ पढ़ा है, और उसी फील्ड का फैकल्टी है, वो लेना भी चाहता है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, वो एकदम से फ्रंट पे आ जाएगा। थोड़ा बहुत उसको अगर कम नॉलेज होगा तब भी वो फ्रंट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ऑलरेडी पढ़ चुका होगा डिसर्टेशन करते करते। हाँ, यस। तो फैकल्टी के लिए भी टाइम कम बच जाएगा, और जो स्कॉलर्स आएगा उसके लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन सपोज करो कि जो लेने वाले फैकल्टी है, या जिसके अंदर वो जाना चाह रहे हैं, या जिसके अंदर वैकेंट सीट है, वो उस फील्ड से मैच ही नहीं करता है, तो फिर वो डिसर्टेशन आपका वो डल हो जाएगा वहां पे। बस उससे आपका इतना देखा जा सकता है कि हाँ, स्टूडेंट ने डिसर्टेशन किया है, एक्चुअली में किया है, या जस्ट एक फॉर्मेलिटी की तरह डिसर्टेशन बना लिया है। एक्चुअली में किया होगा तो उसे मालूम होगा कि क्या क्या चीजें पहले करनी पड़ती है, लिटरेचर रिव्यू है, फिर उसके बाद में उसको रिसेंट टॉपिक भी पता हो जाएंगे कि हाँ, इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है, तो उस पे एक आध दो क्वेश्चन हो जाते हैं, और उसको जनरली स्टूडेंट को तैयार करके ही जाना चाहिए उसको। वो पॉजिटिव ही रहता है, निगेटिव नहीं रहता है। अगर सब कुछ करो उस फील्ड का फैकल्टी अवेलेबल है तब तो बहुत अच्छा बात है, नहीं है तो भी वो निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। आपने किया है तो वो आप जो काम किया है उसमें आपको बताना चाहिए कि हमने ये काम किया है। सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे कुछ स्टूडेंट, जैसे आपने बोला कि जिस फैकल्टी के अंदर सीट खाली है, इंस्टीट्यूट का जो वैकेंट निकलता है तो सिर्फ ये लिखा रहता है कि इस इंस्टीट्यूट में इतने सीट खाली हैं पीएचडी के लिए। अभी इसमें नहीं, एक जी। एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके अंदर सीट पूरा फुल है, ठीक है, बट पीएचडी एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, उसमें लिखा रहेगा 5 सीट खाली है इस इंस्टीट्यूट में। अब बच्चे को ये नहीं पता चलता है कि अब मान लीजिए आपका प्रोफाइल देख के वो प्रिपेयर करके गया कि मुझे इन सर से इंग्लिश सर के अंदर जाना है, मेरा टॉपिक इससे रिलेटेड है, बट जो सीट खाली वो किसी और फैकल्टी के अंदर है जो उसके इंटरेस्ट का नहीं है। अब वो प्रिपरेशन करते जी। वक्त जैसे अब ये डाउट है कि जो हमने एमएससी में पढ़ा वो प्रिपरेशन करें, या आपका प्रोफाइल देखे कि आपका रिसर्च एरिया इससे रिलेटेड है तो उसमें प्रिपेयर करें? हाँ, ये एक बड़ा क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट के लिए, और इसको मोस्टली कोई भी इंस्टीट्यूट रिवील भी नहीं करना चाहता कि अगर वो 4 सीट एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उसमें उसको एक्सपर्टाइज लिख देना चाहिए। 4 सीट, सपोज करो 1 सीट अलजेब्रा में खाली है तो मेंशन कर दो कि अलजेब्रा में 1 सीट खाली है, रियल एनालिसिस में खाली है तो उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर देने से उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बहुत सारे स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो एडवर्टाइज सब्जेक्ट में, वो फिर उस इंटरव्यू में उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे और जाएंगे भी नहीं, तो इनको हेजिटेशन नहीं है। तो अगर अलजेब्रा की सीट आपने शो कर दिया कि अलजेब्रा की सीट है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट अलजेब्रा में इंटरेस्टेड होंगे वो वहां आके कंपटीशन करेंगे। लेकिन इस ऐसा करने से क्या होता है, कभी कभी इंस्टीट्यूट के लिए सपोज करो हमारे पास 2 ही सीट अवेलेबल है, और 2 सीट में ऐसे फील्ड है जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट मोस्टली नहीं होता। सपोज कर लो ऐसा कि ऐसा कोई फील्ड है जिसमें स्टूडेंट कभी जाना नहीं चाहते हैं, और मैंने उसको एडवर्टाइज कर दिया, तो ये पॉसिबल है कि इंटरव्यू में स्टूडेंट आएंगे ना, तो फिर हम जो जिसके लिए ये सब किया जा रहा है वो तो उसको कोई मीनिंग नहीं हुआ, इसलिए उसको रिवील नहीं करते। हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए आए हैं, फिर इंटरव्यू के समय में उनको पूछा जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। जैसे सपोज करो किसी का इंटरव्यू लिया गया, 15-20 मिनट आधा घंटे हो गया, उसके बाद पूछते हैं कि आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो कौन सा एरिया है, तो स्टूडेंट अपना बताता है। सपोज करो उन्हें डिसाइड किया तो बताएगा। फिर कभी कभी स्टूडेंट बहुत रिजिड हो जाता है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ही करूंगा, मतलब वो उससे बोलते हैं कि यार इससे अलावा अगर कोई फील्ड अगर आपको दिया जाए फॉर एग्जांपल, तो आप लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहो, तो बहुत सारे स्टूडेंट रिजिड हो अच्छा, जाते हैं, मतलब क्योंकि कुछ बहुत क्लू सारे जो टाइप पे मिलता टाइटल है, होते हैं। मतलब इंटरव्यू में कुछ क्लू टाइप पे जी मिलता है कि ऐसा है? ओके ओके सर।
सर नॉट ओनली क्लू, मुझे तो लगता है कि उनको लास्ट में जब इंटर सपोज करो, पहले तो नहीं पूछा जाता है। अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर गया और सीट अवेलेबल नहीं है उसके लिए, तो उससे जरूर 100% पूछा जाएगा कि आपको इसके अलावा और किसी फील्ड में भी इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि स्टूडेंट अच्छा है, मुझे लेना है, लेकिन मेरे यहाँ वो सीट नहीं है जो स्टूडेंट चाहता है। इसलिए उसका जो है अच्छे से एनालाइज किया जाता है स्टूडेंट को, यहाँ अब वो नहीं करता है तो उसकी मर्जी होती है यहाँ, लेकिन फ्लेक्सिबल जो रहता है, मुझे लगता है उसके लिए चांस मिल जाता है। यस। सर एक चीज़ और पूछना था कि जैसे मोस्टली इंस्टीट्यूट एसओपी या रिकमेंडेशन मांगते हैं। सर ये जैसे एसओपी जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि बहुत मैटर करता है। सर आपको क्या लगता है एसओपी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है? देखिए, मुझे जैसे अभी आपने डिसर्टेशन की बात की थी, तो उसके बारे में अगर डिसर्टेशन किया है तो स्टूडेंट को इतना तो पता है कि हाँ, रिसर्च में या प्रोजेक्ट में क्या होता क्या है, कि एक प्रॉब्लम आपको दे दिया जाता है और प्रॉब्लम का फिर लिटरेचर रिव्यू कीजिए, उसका इम्पोर्टेंस, उसका जो भी काम आगे पीछे पास्ट में हुआ है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या चीज बाकी रह गया, इन सबको एनालाइज कीजिए, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, है ना। इसी तरह से आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम सपोज करो बना के ले जा रहे हो। अब इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताया जिस तरह से रिसर्च एरियाज है उसके अकॉर्डिंग आपका फिर स्टेटमेंट ऑफ जो प्रॉब्लम है एसओपी वो बदलते रहेंगे, बार बार आपको उसमें प्रॉब्लम करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप जो अपना जो डिसर्टेशन कर रखे हो ना उसी को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, वो ज्यादा बेटर है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो रिसर्च अभी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में यंग फैकल्टीज हैं जो रिसर्च करते हैं और उनका जो फील्ड होता है वो ऑलरेडी फिक्स ही होता है, वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि अगर उनका एक बड़ा रिसर्च ग्रुप है जिसमें लैब में कई लोग मिलके काम करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड फील्ड हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा अगर स्टूडेंट मैच कर रहा है, अगर 40-50% भी मैच कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका फील्ड जनरेट हो जाता है, चलो ठीक है मैं उनसे कांटेक्ट करके फील्ड बनवा सकता हूँ। लेकिन सपोज करो मैं अकेला हूँ या मोस्टली एक दो चीज है जो, लेकिन आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बनाया है उससे वो मैच नहीं कर रहा है, तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि बनाया है तो आपको जज तो कर लिया जाए कि हाँ स्टूडेंट को कुछ तो आता है लिखा है, तो वो पॉजिटिव तो डालेगा, नेगेटिव तो कभी नहीं डालेगा। अगर उसी फील्ड का अगर फैकल्टी है तो और अच्छी बात है, नहीं होगा तो वैसे ही होगा जैसा प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, डिसर्टेशन के बारे में। अच्छा सर इसमें मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूंगा, जैसे प्रोजेक्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट में नहीं, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे करते हैं एमएससी, बहुत सारी जगह नहीं होता है, अब जो भी रीजन से ना हो, तो वो बच्चे कैसे, क्योंकि उनको तो रिसर्च का फिर एक्सपीरियंस ही नहीं हो, तो सिंपली सब्जेक्ट पढ़े में बीएससी और एमएससी में, अब वो आना चाहते हैं तब मोस्टली इंस्टीट्यूट एसओपी रिकमेंडेशन रिसर्च प्रपोजल मांग रहा है, फिर उन बच्चों के लिए आपका सजेशन क्या होगा? नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ मांग नहीं रहे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, स्टूडेंट को इंटरव्यू पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद सप्लीमेंट्री थिंग्स जो होती है वो जो इंटरव्यू ले रहा है फैकल्टी सबको पता है कहीं कहीं पे प्रोजेक्ट होता है। सर जैसे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इंटरव्यू तो तब वो देगा ना जब वो शॉर्ट लिस्ट होगा, और शॉर्ट लिस्ट करने से पहले मोस्टली इंस्टीट्यूट एसओपी या रिसर्च प्रपोजल या रिकमेंडेशन तो मोस्टली मांगते हैं, एसओपी या रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं, तो अब जो बच्चा को एक्सपीरियंस नहीं तो वो इंटरव्यू में मान लीजिए बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन पहले शॉर्ट लिस्ट तो हो, तो शॉर्ट लिस्ट होने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं पीएचडी एस्पिरेंट, उसी की बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी, तो अब इन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने वो नहीं किया था, इनको तो रिसर्च प्रपोजल भी लिखते हैं तो एक जो बेसिक्स टाइप से वही लिखते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिए, जो रिसर्च प्रपोजल या जो चीजें मांगी जाती है, एक्चुअली जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो तो उसके मेरिट के अकॉर्डिंग होता है, उसमें रिसर्च प्रपोजल और इनका कुछ नहीं होता। अगर सपोज करो कहीं एंट्रेंस एग्जाम हुआ या फिर आप नेट जेआरएफ के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उनका एक क्राइटेरिया होता है, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में जब उनका इंटरव्यू होता है तब उनसे कभी कोई इंस्टीट्यूट मेल करते हैं कि आप 10 मिनट का प्रेजेंटेशन रेडी करके रखिए या रिसर्च प्रपोजल रेडी रखिए जिसमें आपको करना है, ये सारी चीज सेकेंडरी होती हैं। पहला जो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है कि कितने स्टूडेंट को बुलाना है, इंटरव्यू के पहले और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद उनके बीच का काम है कि जैसे आप देखो मुझे सपोज करो कि मुझे आपको इंटरव्यू में बुलाना है, तो मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, अब आपको मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा कि आप 10 मिनट का प्रेजेंटेशन रेडी करके रखिएगा, पीपीटी बनाइए या फिर कोई रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करिएगा, आप बना के ले आइए और वहां पे प्रेजेंट करिए, जस्टिफाई करिए। रिसर्च प्रपोजल्स बनाने से देखिए जो इंटरव्यू लेते हैं उनके लिए ज्यादा फायदा ये हो जाता है कि एटलीस्ट स्टूडेंट ने क्या किया है, किस तरह से उसको, अगर मैं इंस्ट्रक्शन कि ये जो रिसर्च प्रपोजल बनाने वाला है ये एक मेल ही तो गया होगा, उसके पास इंस्ट्रक्शन ही गया होगा इनडायरेक्ट वे में, और उसने कुछ बनाया
तो अब डायरेक्ट जब उसके अंदर स्कॉलर बन के आएगा, जब भी कोई चीज बोलेगा तो किस तरह से बनाएगा, ये सारी चीजें जज की जाती है इसमें बना के। लेकिन अगर सपोज करो किसी स्टूडेंट ने उसको नहीं आता बनाने और वो बना भी नहीं पाया है, तो उसको अपने इंटरव्यू पे फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं लेकिन उनका प्रेजेंटेशन कैसे करना उनके नहीं मालूम होता है। उनके अंदर नॉलेज बहुत सारी भरी होती है, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस के कारण वो तो रिसर्च प्रपोजल भी नहीं अच्छे से बना के लाएगा, या पीपीटी भी अच्छे से नहीं बना सकता, हो सकता है वैसे ही लिख के आ जाएगा। ये सारी चीजें होती है फर्स्ट स्टेज में। ये सारी चीजें देखो, पीएचडी के पार्ट भी होते हैं, आप जानते हैं 3 साल 4 साल 5 साल पीएचडी करते करते इम्प्रूव होती है, उसका प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा, रिसर्च प्रपोजल भी इम्प्रूव हो जाएगा अगले 1 साल 2 साल के अंदर। सर एक क्वेश्चन और है, हाउ मच ए गाइड इज एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट द रिसर्च टॉपिक बिफोर एंड ड्यूरिंग द पीएचडी वर्क? तो आई थिंक ये पीएचडी एडमिशन के बाद का चीज है, बट सर पीएचडी में जैसे सर जैसे पीएचडी इंटरव्यू के टाइम एक फैकल्टी कितना एक्सपेक्ट करते हैं, इनको कितना नॉलेज होना चाहिए रिसर्च के क्षेत्र में? मतलब कुछ एक एक्सपेक्टेशन होगी थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपने क्वेश्चन किया ये इंडिविजुअल फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी स्कॉलर लेना चाह रहा है वो किस लेवल का स्कॉलर लेना चाह रहा है। सपोज करो कि हमें सेलेस्टियल मैकेनिक्स में स्टूडेंट को लेना है, तो मैं तो यही सर्च करूंगा कि सेलेस्टियल मैकेनिक्स का डायरेक्ट कोई स्टूडेंट आ जाए जो इस फील्ड इसमें पढ़ा हो या थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हो। इसमें नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी जोन बनाएंगे, चलो कोई डायनेमिक्स पढ़ा हुआ आ जाए, या फिर उससे ज्यादा नहीं है तो ये सोचेंगे चलो कोई मैकेनिक्स वाला होगा, थोड़ा प्रोग्रामिंग आती होगी। अल्टीमेटली मुझे एक स्कॉलर तो चाहिए, अगर मेरे डायरेक्ट फील्ड का नहीं मिल रहा है तो उससे मिलती जुलती फील्ड का होगा, उसको भाई 1 साल के लिए ट्रेनिंग देके फिर उसको अपनी फील्ड की तरफ मोल्ड करके लाएंगे। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को अपना जो उनका बेस्ट है इंटरव्यू के लिए वो कोई टॉपिक बढ़िया से तैयार करके रखना चाहिए। बेस्ट टॉपिक कहने का मतलब ये है सॉरी, जब अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कि आपने कौन सा फील्ड रेडी करके आया है इंटरव्यू के लिए, इसका मतलब है कि वो रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पसंद है बट रेडी नहीं है और आपने बोल दिया। सपोज करो आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक बता दिया कि सर मैं इसमें इंटरेस्ट है, मैं इसको तैयार करके आया हूँ, उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन पूछा गया और वो आप नहीं बता पाए, इसका मतलब वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि वो मैंने तैयार किया है और आप उसमें फंस गए, नहीं बता पाए, तो उसके बेसिस पे दूसरे फील्ड का भी जज हो जाता है कि ये जो पढ़े हैं जिसमें इन्होंने इंटरेस्ट बनाया अपना उसमें नहीं बता पाए तो अगले में कैसे होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने बोला कि सर मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक में तैयार करके आया हूँ, तो उसमें कोशिश करिए कि उसका बेसिस से लेके जितना भी आप एनालाइज कर सकते हैं, जितना भी लॉजिकली आप पढ़ सकते हैं, उसमें का क्वेश्चन तो नहीं गलत होना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। बाकी अदर फील्ड का आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सर आप मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जवाब दे दिए है कि व्हाट शुड ए पीएचडी एस्पिरेंट अवॉइड सो दैट इट डज नॉट मेक नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आपने बताया दिया क्या करना है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले एटलीस्ट। और सर लास्ट क्वेश्चन बस से लास्ट है, कंक्लूजन में करना चाहूंगा कि आपके तरफ से कोई सजेशन या कोई स्ट्रेटजी जैसे जो प्रिपेयर करे बच्चों के लिए, जो आपके तरफ से कोई संदेश? हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो अभी आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा कि हाँ क्या चीज अवॉइड करें जिससे वो नेगेटिव इम्पैक्ट से बचे रह सकें, तो सबसे पहला काम तो ये है कि स्टूडेंट पे एकदम कूल माइंड होना चाहिए इंटरव्यू की हॉल में इंटर करते समय। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ कितने बड़े इंटरव्यूअर बैठे हैं, क्या पूछेंगे, क्या हमें बताना, नहीं, आपने क्या प्रिपेयर किया है उसको आप माइंड में रखिए और आप वहां पे कूल रहिए। जब ज्यादा कूल रहेंगे तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा और आप जो है कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा खुराफात करना शुरू करेंगे कि अब क्या पूछेंगे, तो आपके दिल की धड़कनें जो बढ़ जाएंगी, तो जो भी आपका अच्छे से तैयारी करके जाते हैं ना वो भी जंबल हो जाता है, इसका लाइन उसमें चला जाता है, उसका लाइन उसमें चला जाता है। तो आप क्या करते हैं, फिर उस समय सोच के नहीं बोलते, जो आपके माइंड जो आपके जुबान पे आता जाता है वो आंसर करते चले जाते हैं। लेकिन जो इंटरव्यूअर है वो अकेले नहीं होते, वो 5 6 7 8 होते हैं और वो लोग हर स्टूडेंट से वही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो अगर एक बार क्वेश्चन पूछ के अगर वो इधर उधर देख भी रहे हैं तब भी उनके माइंड में चल रहा है कि यार इसका आंसर क्या आएगा। तो ऐसा आपने सोचे कि इंटरव्यू मुझे नहीं देख रहा है तो वो हो सकता नहीं सुन रहा होगा, मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊं, नहीं, आप एक टॉपिक तो आप अच्छे से तैयार करिए, सबको तैयार करके जाना चाहिए। और मुझे लगता है वो टॉपिक आप जब इंटरव्यूअर पूछे तब बताना चाहिए कि सर मैं ये तैयार करके आया हूँ।
पहले तो इंटरव्यूअर जो भी जहां से पूछना चाहेगा पूछना ही चाहेगा, पूछेगा, उसको पूछने दीजिए। लेकिन जब आपने फिर टॉपिक फिक्स कर दिया तो उसको कोशिश करिए कि उसमें से फिर आप, अगर आप कूल माइंड रहेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा रहेगा, तो नो डाउट आप वहां पे इतना तो है, अगर टॉपिक आपने तैयार किया है तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं से पूछा जाएगा। हो सकता है थोड़ा डाइवर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें से थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर पा रहे हैं आंसर करने में, तो थोड़ा सा उसको डाइल्यूट भी कर दिया जाता है क्वेश्चन को, कि हाँ स्टूडेंट जान तो रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं कर पा रहा, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और लो लेवल में डाल दिया जाता है। तो उससे आपके फील्ड की पहचान होती है। तो आप जो है फील्ड तैयार करिए सब लोग, लेकिन उसको अच्छे से तैयार करके जाना, सिर्फ इंटरेस्ट है ऐसा मत बोल के जाना। इसका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैं आपको, मेरा पहला इंटरव्यू बीएचयू में हुआ पीएचडी के लिए, तो मैं वहां पे कोई ऐसा पर्टिकुलर फील्ड या कुछ टॉपिक फेस करके तो नहीं गया था, ठीक है, लेकिन वहां पे मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, तो मुझे लगा कि हाँ मैं शायद अभी तैयार नहीं हूँ पीएचडी एडमिशन के लिए। यहाँ बीच मुझसे मेरे से पूछा गया कि पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर में क्या अंतर है। अब आप देखिए ये इसमें बहुत माइक्रो लेवल का अंतर है, और जो स्टूडेंट बढ़िया से इसको स्टडी किया होगा, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बढ़िया से करेगा तब तो वो डिफरेंशिएट करके तुरंत रिप्लाई कर देगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो वहां पे सोचना शुरू कर देता है। क्वेश्चन तो बहुत लो लेवल का है, एकदम हमेशा यूज करते रहते हैं, वेक्टर सभी पढ़ के जाते हैं, पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर, लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं आया तो फिर आपको ये ऐसा लगेगा कि अब इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछने लायक नहीं रह गए हैं। इस तरह से बहुत सारे लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक क्वेश्चंस में क्या है कि स्टूडेंट ध्यान देता नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस आपको ज्यादा वहां पे फंसा देते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक क्वेश्चन से बहुत, जो इंटरव्यूअर हो वो बहुत सारे क्वेश्चन बना के रखता है, और बेसिक्स में भी आपको ऐसे ही फंसा देगा कि आप जो तैयारी करके गए हो पूरा बड़ा सा क्वेश्चन, उसके नंबर ही नहीं आएगा, आपका बेसिक क्वेश्चन में भी आपका जज कर लिया जाएगा। तो मुझे लगता है किसी भी फील्ड का बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में बेसिक क्वेश्चन पे ही सिलेक्शन किया जाता है। बेसिक क्वेश्चन, इवन हम जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कुछ भी नहीं पूछा जाता आपकी रिसर्च और बेसिक क्वेश्चन के बेसिस पे कितना आप क्लियर हैं, कितना आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट आंसर तो करता है, लेकिन उसको एक सेंटेंस का आंसर की जगह वो पूरा पैराग्राफ बता देता है। तो इससे पता चलता है उसको आता तो है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, क्या मैं पूछ रहा हूँ क्या बता रहे हैं। ये सारी चीजें से अवॉइड करना है। कभी कभी ऐसा नर्वसनेस के कारण भी हो जाता है, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू आपके यहाँ ही हुआ था, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, और ऐसा नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत आता मतलब वैसे नहीं बहुत ज्यादा आता था, लेकिन मेरे जब इंटरव्यू के टाइम आया, वैसे तो मैं सब कुछ बोल लेता हूँ, जब वहां खड़ा हो तो अंदर से शायद बाहर के लोगों को ना फील हो रहा, लेकिन मेरा पैर कांप रहा था और धड़कन बहुत तेज, हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ गया था। अब मैं, आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का आंसर देना तो दूर, मेरा पहले से एकदम धक धक बढ़ा हुआ था। अब मैं क्या बोल रहा मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था, और बाद में बाहर निकला तो पता चला कि सिंपल जीसीडी का डिफिनीशन पूछा गया था। तो ये भी बहुत बड़ी बात आपने बताया कि कूल माइंड होके जाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बातों को नहीं बता। आप अपने आप को जितना जल्दी वहां पे कूल कर लेंगे, जितना जल्दी आप कंट्रोल कर लेंगे खुद को, उतना बेनिफिट्स रहेगा और आपको हमेशा काम करेगा। मैं जैसे अभी इंटरव्यू में कभी कभी क्या होता है कि जो बाहर स्टूडेंट बैठ के अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं, और जो इंटरव्यू देने गया होता है स्टूडेंट निकल के आता है, तो उससे कुछ स्टूडेंट तो जरूर जाके पूछते क्या पूछा उन्होंने, कौन सा क्वेश्चन पूछा, तो वो जैसे ही बताता ये क्वेश्चन पूछा, तो वहां पे वो बहुत निगेटिव काम करता है। सारे स्टूडेंट को मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि कोई भी इंटरव्यू दे के अंदर से आए, उससे क्या पूछा गया है उस समय तो आपको बिल्कुल नहीं सुनना है, उससे दूर जाके खड़े हो जाइए। आप जो तैयारी करके गए हैं उसी को बना के रखिए। उसमें क्या होता है कि वो स्टूडेंट आके बता देगा कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो अगर आप तैयार किए हैं तो तब भी आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते, नहीं तैयार किए तो आपके अंदर धड़कन बढ़, अरे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, ये टॉपिक तो पढ़ा नहीं, अब इसमें क्या होगा, तो आप जल्दी से गूगल करने लगते हो या आपके पास नोट्स है उसको देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंटरव्यू में से आपको कूल रहना है, ये आपको बात को ध्यान रखना है। कुछ भी नहीं आता है तब भी कूल होके जाना है, क्या पूछा जा रहा है उसको सुनिए, फिर उसके बाद रिप्लाई करिए। ऐसा नहीं कि पूछा गया वहां से एक लाइन का आंसर आपने सुना, लेकिन कूल नहीं होने के कारण आपके माइंड में जो जो आ रहा सब रिप्लाई करते चले जा रहे हो, तो वो भी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सर, और ये तो मुझे लगता है कि जानना चाहते हैं वहां। सर ये चीज मुझे लगता है ना कि जैसे हम कह तो देते हैं कि कूल होना, लेकिन ये बाय नेचर उस टाइम हो ही जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद इसके लिए अगर हम पहले से किसी अपने फ्रेंड्स के सामने प्रेजेंटेशन दे दे के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो शायद ये चीज हेल्प करेगा।
क्योंकि अगर हम पहले तो दिए नहीं रहे तो हाँ, क्वेश्चन सब कुछ आते रहता है। अब डायरेक्टली इंटरव्यू में पैनल के सामने जाते हैं, कोई कितना भी बोल ले तो अब इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे जो धक-धक बढ़ गया। तो मेरे हिसाब से जी। 1-2 बार ना लेकिन अपने फ्रेंड्स के इसमें सामने क्या है, प्रेज़ेंट कर लेना चाहिए। यस सर। आपने देखा होगा कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट कोचिंग सेंटर या जो भी है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ये सब जो है एक मॉक इंटरव्यू है, ये सब पैनल परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी आप देखो आईएएस पीसीएस के इंटरव्यू होते हैं तो कोचिंग वाले उनका मॉक टेस्ट इंटरव्यू लेते रहते हैं। यस तो इस तरह से अगर आप भी अगर ये स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ चलो मॉक टेस्ट करते हैं, पीएचडी के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-4 पैनल फैकल्टीज को आपने बना लिया पैनल में, और जो भी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। तो उससे क्या है, प्रैक्टिस से उसका जो स्टार्टिंग में जो वाइब्रेशन होता है बॉडी में, या उसके आवाज में वाइब्रेशन होने लगता है, गला सूखने लगता है, वो जानते हुए भी कोई चीज नहीं बता पाता, और कहीं अगर पहला क्वेश्चन अगर उसको नहीं आ रहा तब तो और ज्यादा नर्वस हो जाता है मतलब। यस सर। तो उस सब चीजों के लिए मतलब कभी कभी देखो हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट इंटरव्यू में आते थे तो कुछ स्टूडेंट वो ट्रेंड होते होंगे तभी बोल देते सर कि आई एम फीलिंग नर्वस, गिव मी 1 मिनट। तो 1-2 मिनट वो जब मांग लेते हैं तो इंटरव्यू मना नहीं करेगा, उसको रुकना पड़ता है 1-2 मिनट। तो स्टूडेंट उतने में थोड़ा सा दूसरी बात कर लेते हैं, और हम लोग खुद स्टूडेंट से दूसरी बात पूछ लेते हैं, अच्छा आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, तो स्टूडेंट नॉर्मलाइज करने के लिए। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो उसको वाइब्रेशन हो रहा है, उसको दिल की धड़कन बढ़ रही है, थोड़ा वो इंटरव्यू सिर्फ बोले कि हाँ मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, है ना। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने बहुत सारे हमारे डाउट्स दूर कर दिए, क्योंकि कहीं न कहीं माइंड में चलते रहते बहुत सारी चीज़ें, ऊपर के क्वेश्चन सब बता देता है, लेकिन ये अंदर की बात कोई नहीं बताता कि आपको जैसे एक तो ये जैसे आपने कूल माइंड वाला बोला, और मैंने पर्सनली भी फील किया हुआ है, और मोस्टली बच्चों के साथ होता होगा जो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम देते होंगे, दिल का धड़कन बढ़ जाना, गला सूखना, और सेकंड थिंग जो कंटेंट वगैरह है कि हम क्या पढ़ के जाएँ, क्या प्रिपरेशन करें, पढ़ना आता सब कुछ है, लेकिन वहाँ के लिए हम क्या जाए, हर इंस्टीट्यूट के लिए अलग-अलग रिकमेंडेशन या एसओपी या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सब कुछ डिफरेंट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा, होपफुली हमारा कन्वर्सेशन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। यस सर। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, हो सकता है स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स में, जो स्टूडेंट अपने फील्ड को फिक्स करके जाते हैं, इंटरेस्ट फील्ड को, कि मुझे इस टॉपिक में रिसर्च करना है, या तो उनका बहुत पहले से प्री डिसाइडेड गोल होता है, तो वो स्टूडेंट को पता है कि हमें कहाँ जा रहे हैं इंटरव्यू देने, अगर वहां पे वो एरिया अवेलेबल है, नो डाउट आप जो है अपना फील्ड वहां पे डिफेंड कीजिए और उस फील्ड में रिसर्च करिए। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि वहां पे फील्ड नहीं है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके जाइए। कभी कभी मैं क्या बताऊं कि जैसे मेरे को देखिए, मुझे भी आफ्टर कल्चरा में रिसर्च करना था, मैं भी फील्ड बना के जाता था, लेकिन अभी मैं सेलेशियल मैकेनिक्स में पीएचडी करके और जो है रिसर्च करा रहा हूँ। तो जब आपका जो फील्ड होता है एकदम से बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है, जो आप शुरू से बोले हैं कि नहीं हमको आफ्टर कल्चरा में ही जाना है। मेरे साथ क्या था कि मुझे पीएचडी करना था, 2 तरीके के स्टूडेंट का माइंड सेटअप होता है, मुझे जल्दी से जल्दी पीएचडी करना है, मुझे ऑब्जेक्ट अलजेब्रा में पीएचडी करना है, इस तरह से सोचिए। तो ऑब्जेक्ट अलजेब्रा का फील्ड जब आपको मिलेगा तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पीएचडी जल्दी करना है, तो आप अपने फील्ड को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए। अगर सामने वाला बोल रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, दूसरा फील्ड भी है, वो डायरेक्टली तो आपसे बोलेगा नहीं, सिर्फ आपसे पूछ सकता है कि इसके अलावा और कहीं भी जाना चाहेंगे, तो आप प्रेफरेंस वाइज लिस्ट बना के रखे रहिए, वहां पे बता सकते हैं, तो आपका हो सकता है कि चांस जल्दी आ जाए। इतना ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिसर्च किसी भी फील्ड में करिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो नो डाउट उसमें तो आप खेलते कूदते बढ़िया से एंजॉय करके काम करेंगे। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसमें आपने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो एक तरह का और रिसर्च ही है। क्योंकि आपने, जैसे मेरा डायनामिक्स में इंटरेस्ट नहीं था और मुझे सेलेक्शन मैकेनिक्स में पीएचडी किया, तो एक तरह से एक नया ही है ना, मेरे लिए 2 काम हो गया, पीएचडी करना भी हो गया और उसमें इंटरेस्ट अपने आप को लाना भी, ये एक बड़ी बात हो जाती है। इस तरह से स्टूडेंट को अपना टाइम बचाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पीएचडी में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 5-6 सालों में बहुत ज्यादा पीएचडी एडमिशन हो रहे हैं और सब कुछ हो रहे हैं। इसके पहले तो 8-10 साल पीछे चले जाए तो बहुत ज्यादा लोग पीएचडी नहीं, इंजीनियरिंग क्षेत्र और इन सब चीजों में चले जाते थे या जॉब करते थे। लेकिन अभी ये पीएचडी वाला जो जोन है, जिसमें स्कॉलरशिप भी बढ़िया मिल जाती है स्टूडेंट्स को, अगर नेट JRF है या कोई इंस्टीट्यूट में अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है। यूनिवर्सिटीज में भी थोड़ा फेलोशिप कम है, लेकिन कोशिश करना चाहिए स्टूडेंट को कि एडमिशन लेने के बाद 1-2 साल में नेट JRF हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए, है ना। बाकी जो चीज रिसर्च करना है, वो जब आप किसी सुपरवाइजर के कॉन्टेक्ट में आओगे तब वो आपको बताएगा कि आपको किस तरह से जाना है, कहाँ पे जाना है। फर्स्ट इंट्रैक्शन होगा और लिटरेचर रिव्यू होगा, बहुत सारी डिस्कशन होंगी। आप कोई चीज सोच के भी आते हो तो भी वहां पे जाके बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आप जिसके अंडर में रिसर्च करोगे
उसके तरह से आपको चलना होता है। यस। अगर आप बहुत बड़े आप रिसर्चर हैं और बहुत ज्यादा आपका गोल क्लियर है, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आपको मुझे लगता है कि वहां पे आपको रिसर्च लैब में ज्यादा कांटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जो टीचर्स होते हैं और जो उनके पास इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं तो जैसे TFIR है, आयुका है, IISc बेंगलोर है, या और अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, आइजर वगैरह में जा सकते हैं, जहाँ पे आपका अपना टैलेंट भी बढ़िया से आप यूज कर सकते हैं और उधर से भी आपको एक्सपोजर मिल जाए, बढ़िया रहेगा। ठीक। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट मुझे लगता है जो MSc करके आते हैं, PhD करना है, उनको तो यूनिवर्सिटीज और IIT NIT में जाके PhD करना है, तो उनके लिए तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे। फिर उनकी PhD 4 साल के बाद हो जाएगी तो सब एक जैसे ही हो जाएंगे। जॉब लेने के लिए तो चाहे अप्लाइड में PhD करके जाओ, कहाँ पे जाना है डिपेंड आपको करना है। थैंक यू सर। आपसे फ्यूचर में भी कुछ टॉपिक्स पे बात करना है, लाइक आफ्टर PhD एडमिशन। ये तो था प्री PhD एडमिशन, और पोस्ट PhD एडमिशन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें जो हम आपसे सीखेंगे। तो फिर फ्यूचर में मिलेंगे हम इन्हीं किन्हीं टॉपिक्स पे। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, हाँ, बिल्कुल। फ्यूचर में मैं भी कोशिश क्या है कि मेरी भी अंदर से थोड़ी सी ये फीलिंग होती है कि मैं जो चीजें जानता हूँ कितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाया जा सके, और उनको गाइड किया जा सके, क्योंकि मेरे भी समय में मतलब अनगाइडेड पर्सन की तरह मैं भी आगे बढ़ के आया, तो मुझे पता होता है कि जिनके आगे पीछे थोड़ा गाइडेंस करने वाले नहीं होते तो वो स्टूडेंट बहुत डरा डरा सा, नर्वस सा फील करता रहता है। उसको पता भी नहीं चलता क्या तैयार करके जाना है और कहाँ जाना है एक्चुअली है। पता लगा उसको करना है ए फील्ड में करना है और वो वहां चला गया जहाँ ये फील्ड अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे उसका एडमिशन नहीं हो तो और नर्वस हो जाता है। कभी कभी बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे फील्ड नहीं है, तो वहां पे उनका एडमिशन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वो नर्वस हो जाता है कि मैं तो इतना अच्छा स्टूडेंट होने के बाद भी मेरा नहीं हुआ और मेरे से थोड़ा सा डाउन वाले स्टूडेंट का हो गया। ये सब कंपेरिजन भी नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज में कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू हॉल में हर स्टूडेंट, हर जो कंटेस्टेंट होते हैं, वो सब उनके लिए जो इन्वायरमेंट बनता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सब इंडिविजुअल होते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हाँ इंटरव्यू लेने वाला तो सेम है, उसको ले लिया मेरे को क्यों नहीं लिया। हो सकता है उसको उस फील्ड में वहां पे अवेलेबिलिटी होगी इसलिए ले लिया है, आपके फील्ड वाला नहीं होगा इसलिए नहीं लिया गया। सिंपल सी बात। आप डायरेक्टली आपको तो बताएंगे नहीं, कि डायरेक्टली ये नहीं बताएंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं। ये सोचना चाहिए अगर एडमिशन नहीं हुआ कि हो सकता है जिसमें मैं जाना चाह रहा था, जिसमें मेरा इंटरव्यू, वो फील्ड वहां पे नहीं होगा कोई कराने। इस तरह से सोचोगे तो नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आप थोड़ा सा अच्छे से कॉन्फिडेंस बना के तैयार रहेंगे, है ना। तो फ्यूचर में भी फिर मिलेंगे, जो भी हमारे पास होगा हम स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए रेडी है। और किसी भी टाइम हाँ आपके थ्रू जो भी क्वेश्चन आएगा मैं रिप्लाई करता रहूंगा बीच बीच में। थैंक यू सर, थैंक यू। होपफुली ये वीडियो आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।